औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि मैं प्रोग्राम के शुरू में रिक्वेस्ट हूं, मेरे प्रोग्राम को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो वहां पे एक बेल आइकॉन है, उसको जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही नया कोई प्रोग्राम अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में चंद इश्यूज चल रहे हैं, बड़े इम्पोर्टेंट है, जो कि सियासी भी हैं और समाजी भी हैं। उस पर बात करने के लिए हमने कामरान साहब को दावत दी है। कामरान मलिक को, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कनाडा में मुकीम है। उनकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तानी सियासत पे और समाजी मामलात पे। उनका एक बड़ा मेच्योर पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम उन इश्यूज पे बात करेंगे कामरान साहब से। जी कामरान साहब, क्या हाल आपके? ठीक हैं, खैरियत है? खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच ताहिर राव साहब, बहुत शुक्रिया मुझे एक दफ़ा फिर मदऊ करने का। आई एम रियली ग्लैड टू बी बैक हियर। और पाकिस्तान में जैसे आपने कहा, कुछ ना कुछ मामलात तो चलते रहते हैं, बल्कि डेली बेसिस पे मामलात ऐसे होते हैं जैसे शायद कोई भूचाल आया हुआ हो। तो इंशाल्लाह बात करते हैं उस जी पर। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले तो आज का जो इशू है हमारे जो चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, नॉट ओनली मीडिया पे है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें, गल्फ न्यूज को देखें, जितने भी डेली मेल यूके में है अखबार है, बाकी पूरी दुनिया में जमायमा खान की ट्वीट आई है। जमायमा गोल्डस्मिथ की, सादिक खान है जो लंदन का मेयर है, उन्होंने कोई कमेंट किया है। वो ये है कि इमरान खान साहब पिछले हफ्ते वो 2-3 दिन पहले लाइव कॉल ले रहे थे लोगों की और मसाइल सुनने की बात कर रहे थे वो। लेकिन वो हर सवाल में एक अपने फिलॉसफी और लेक्चर भी दे रहे थे। लगता था कि वो कोई शायद इशफाक अहमद की तरह ये वासिफ, वो कोई एक उन्होंने अपनी महफिल जमाई हुई है, वो मसाइल हल करने के लिए नहीं है। तो उसमें उन्होंने बात करते हुए 2-3 बातें की हैं, बाकी तो मसाइल से रिलेटेड है। एक उन्होंने बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात की जिसपे बड़ा वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो ये हो रहा है कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में रेप और हयाई जो फैल रही है, जो ड्रामे हैं, जिस तरह के लिबास पहनती है औरतें और जिस तरह का मीडिया पे कंटेंट आ रहा है, उसकी वजह से ये रेप केस हो रहा है। तो ये एक किस्म की विक्टिम ब्लेमिंग है कि जी आपने चूंकि इस तरह के कपड़े पहने इसलिए वो एक आपको लॉजिक मिल गई। जैसे सीपीओ लाहौर ने कहा था, वो जो रेप हुआ था मोटरवे पे, कि जी पहली बात तो ये है कि उसको रात के 2 बजे जाना नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये है कि उसको जीटी रोड से जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रात के 2 बजे जीटी रोड पे सफर करेंगे तो अगले बंदे को एक जवाब फराहम कर रहे हैं कि आप उनको रेप कर सकते हैं या लूट सकते हैं। आप इस इमरान खान साहब के जो ख्यालात उन्होंने ये जो किए हैं स्पेशली खवातीन के बारे में, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए ताहिर, मेरे ख्याल में ये जो बातें डिफरेंट, जैसे आपने कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ऑडियंस चाहिए होती है, कुछ ना कुछ लेक्चरिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के टाइम पर शायद उनके जो जितनी वो जो स्ट्रेंथ्स हैं वो जवाब दे जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि अननेसेसरी मैटर्स हैं, बट आप किसी न किसी पॉलिटिकल गिमिक में कौम को डालकर या कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दे के लोगों की, मेरा ख्याल में जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मेन जो इसके पीछे जो फ्रॉम टाइम टू टाइम आपने ये तो वन ऑफ द स्टेटमेंट है। इसके अलावा आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम तमाम एडवाइजर्स बैठ के देते रहते हैं। कुछ ऐसी बातें पॉलिटिकल लैंडस्केप पर होती रहती हैं जो जो इस कौम के जो की इश्यूज हैं उससे एक तो डाइवर्ट भी करती हैं, और दूसरा उनको उसकी सेंसिटिविटी का अनफॉर्चुनेटली एहसास नहीं होता। तो जब वो इस किस्म की कोई बात करते हैं तो उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि इसके जो पर्सपेक्टिव में, जो क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली उनने जब एज अ लीडर ऑफ नॉट एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, बट जब अपोजिशन में जब होते तो वो कोई भी बात कर लेते थे तो उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा स्ट्रांग नहीं होता था कि दुनिया में उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो। जी बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब बोलते हैं तो वो कोई भी बात जिस भी लेवल पे बात आके करें तो वो दुनिया में एक डिस्कशन बन जाती है। और अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम टाइम टू टाइम जो डिफरेंट किस्म के इनके बयानात हैं, वो एक मजाकखेज सिचुएशन बन गई है। आपने वो जर्मनी जापान वाली भी बात सुनी, आपने ये पर्टिकुलर जी जी। आपने अच्छा, जो है। दूसरा एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि देखिए हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है,
हिस्ट्री होती है, ठीक है, वो मजहब से भी हमारे मुसलमान चुके हैं, तो हमारा एक कॉमन डिनोमिनेटर पूरी दुनिया में है, वो एक इस्लाम का है कि जारी बात है, जैसे हम रोजे रखेंगे तो वो एक सर्टन वे ऑफ आप इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, ईद मनाते हैं, लेकिन उसके देखें पाकिस्तान का एक डिफरेंट, अरब कल्चर एक डिफरेंट है, इंडोनेशिया का, मलेशिया में एक अलग कल्चर है। तो वो उन्होंने बात की है कि जी मैं तो चूंकि मुल्क में फहाशी और वो फैल रही है और ड्रामे ऐसे हो रहे थे, तो मैंने इसलिए तैयब अर्दोगान से बात की कि आप जो है ना अर्तुगरुल ड्रामा को मैं लेके आया ताकि इस्लाम का के बारे में तो बिल्कुल टोटल जो है वो टर्किश कल्चर है, ठीक है। तो वो आप एक कल्चरल इसको कॉन्फ्लिक्ट में एक आपको एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं ला रहे आप, कभी आप इंडियन कल्चर पे बात कर की तरफ झुक जाते हैं, कभी आप अरब कल्चर की तरफ झुक जाते हैं, कभी तो ये आपके लिए, मुल्क के लिए क्या, एक जो नौजवान नस्ल के लिए आप क्या पैगाम दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, आप पहले तो डिसाइड कर लेना कि आपने मॉडल कौन-सा बनाना है, आपका विज़न क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, जो भी मॉडल हो। अगर आप कभी अपोज़िशन में होते हैं, तो आप हॉलैंड की मिसाल देते हैं, आप जो है यूके की पार्लियामेंट्री सिस्टम की मिसाल देते हैं। कभी आप बैठते हैं, तो कभी आप मलेशियन मॉडल को आप अपनी अपनी प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फिर आप इन्फ्लुएंस होते हैं, चाइना के दौरे पे जाते हैं, तो आपको चाइना का मॉडल जो है एज़ एन आइडियल नज़र आता है। फिर अपने आप को रिलेट करते हैं सऊदी अरब के साथ और कभी टर्की के साथ। तो आई थिंक पहली बात तो ये है कि आपका अगर कोई विज़न है, कोई क्लैरिटी है, तो पहले तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी क्लैरिटी ये रखें कि आप कौन-से मॉडल को, किस सिस्टम को, किस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहते हैं। अगर आपकी वो क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप मेरा ख़्याल में जैसे भी हवा का रुख होगा, जिस दिन जिस तरफ होगा, जिस दिन जिस किस्म का मूड होगा, तो उस किस्म की का बयान आपसे निकल जाएगा। अब बात शायद वो जो करना चाह रहे थे, उसको उनने कुछ ऐसे तरीके से किया कि वो जैसे आपने कहा ना कि वो ये जो विक्टिम है, उसको शेमिंग द विक्टिम वाली बात कर दी कि अगर देखिए जो आपकी लेट्स से मैं यूएई की मिसाल ले लेता हूँ, एक अरब इमारात का। अगर आप वहाँ देखें तो क्या वहाँ मगरबी क्या ड्रेसअप नहीं होता? क्या उधर उस जगह पर आज़ादी निस्वां नहीं है? क्या उस जगह पर किसी चीज़ की कुछ रिस्ट्रिक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से क्या सबको सर से पाँव तक कवर होके चलना पड़ता है? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर आप उसका उसका जो अगर इस किस्म की अगर आप रेप्स की बात कर रहे हैं या आप किसी इस किस्म की वायलेशन की बात कर रहे हैं, तो आप उसके नंबर्स दुनिया में सबसे कम होंगे। तो क्या जी वजह है? बिल्कुल। मतलब उसका ये मतलब तो नहीं है कि वहाँ सब के सब सर से पाँव तक बुर्के में घूम रहे हैं लोग और उसकी इसकी वजह से वो जो वायलेशन है लॉ की, वो कम हो रही है। ऐसी बात नहीं है। वहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, वहाँ एग्ज़ीक्यूशन ऑफ लॉ है, वहाँ जो है एक ढांचा उनने जो भी है, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उसके साथ एग्री कर सकते हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो उसको इम्प्लीमेंट इन ट्रू स्पिरिट किया है, उसमें कंसिस्टेंटली आपने काम किया है। तो आप एक चीज़ को बीच में से उठा के उसके ऊपर अच्छा, सारा इसने ब्लेम बल्कि एक और बात भी की है इसमें, इस दफा पहले आपने जैसे बात की है मलेशिया के मॉडल की और सऊदी अरब की और ईरानी की जी, स्पीच में उन्होंने जो की है, उसमें उसने इनकलाब फ्रांस और इनकलाब ईरान की एग्जांपल भी दी है कि वो पिछलों को आके उन्होंने सबको एग्जीक्यूट कर दिया था, तो मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अब हम नाकाम हो गए हैं सियासी तौर पे और हमें एक इनकलाब की जरूरत है, ये मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं? देखिए ये फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी क्लैरिटी या विज़न यहाँ मुझे फिर कमी नज़र आती है। एक तरफ आप मदीना की रियासत की बात करते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि मदीना में क्या विक्टिमाइज़ेशन की गई थी? क्या आके तमाम जब फ़तह मक्का हुआ था, तो क्या आके जितने भी कुफ़ार थे उनको उड़ा दिया गया था? वहाँ क्या हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ज़िंदगी को देखते हैं, तो क्या उनने इस तरीके से कोई बर्बरियत दिखाई थी? क्या मदीना का मॉडल इस तरह था? अगर आप मदीना के मॉडल की बात करते हैं, तो फिर आप चाइना के मॉडल की बात क्यों करते हैं? मतलब ये जी कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल। है ना, तो आपका जो ज़हनी तवाज़ुन है, उसको एक तरफ तो रखें ना आप। आप अगर एक तरफ जो है रहम की, एक तरफ जो है माफ़ करने की बात करते हैं और मदीना की मिसाल अगर देने की बात करते हैं, तो फिर आपके लिए चाइना का मॉडल क्या है? आप बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा ख़्याल में एक आपने शायद क्लिप आज या आज की खबर थी आपने आज़म सवाती साहब का देखा हो या ना देखा हो। उसमें क्या है कि आज़म सवाती साहब गए हुए हैं, रेलवे के मुलाज़िमीन से बात कर रहे हैं
वो एक जी जी, बूढ़ा मैंने वो जी मैंने बूढ़ा सा सुना है बुजुर्ग, बिल्कुल। और वो अपनी पेंशन के मुतालिक परेशान है, और वो उनसे ये गुज़ारिश कर रहा है कि आप मेहरबानी करें, हमारे पेंशन के मामलात को करें, हमने सारी उम्र रेलवे के साथ काम किया है। तो बजाय उसकी बात सुनने के, वो जैसे आपने अब कहा ना कि विक्टिम ब्लेमिंग, तो उनने उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया कि जी आप जो हैं, आपकी वजह से रेलवे रेलवे तबाह हुई, आप लोगों की वजह से जो है मुल्क की ये हालत है, हम हमारे ये हालात हैं, और जिसमें बाद में उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को भी शामिल करने की कोशिश की। लेकिन उस जो बूढ़ा शख्स अपनी सारी उम्र एक इंस्टीट्यूशन के साथ लगाकर, जो कोयले के इंजन चला के अब रिटायर हो रहा है, उसकी पेंशन के मामले को कहा कि 1.2 बिलियन का जो हमें खसारा है, तो आप लोगों की वजह से। तो अब मुझे अच्छा ये समझ नहीं आती कि बिल्कुल। अगर हर तो अच्छा, एक दूसरा अभी ये बताएं कि जो अभी जो सियासी मामला चल रहे हैं, कल जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो गए थे कोर्ट में, तो उनके साथ कोई 3-4 MNA थे और 15-16 MPA थे, और उसके बारे में भी जो बाद में इतलात आई हैं, मैं लोगों को सुन रहा था, राजा रियाज साहब का बयान सुन रहा था मैं, इसहाक खाकवानी का, कि उन्होंने किसी को कॉल नहीं दी थी और किसी को कहा नहीं था कि आप लाजमी आए, शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं था। तो हमने कहता दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा कि कल जहांगीर तरीन साहब जा रहे हैं, तो लोग खुद ही आ, हम्म, कहता है उन्होंने, हमने ना किसी को बुलाया ना किसी को रोका, तो अपनी मर्जी से आया। तो ये एक क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है PTI में, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। बात ये है कि आप या तो प्रिंसिपल्स पर स्टिक करें और एक आइडियोलॉजी को ऐसा प्रमोट करें कि आपके तमाम जो कंपेनियंस हैं, आपके साथ उस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हों। या फिर आप अगर ये बार्गेनिंग और तोड़-फोड़ की सियासत करेंगे, आप एक दूसरी पार्टी से लोग बंदों को खींचेंगे, आप जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनकी मदद से दूसरे काम करेंगे, तो ये जो जितना भी पॉलिटिकल क्लाउड आपने जमा किया हुआ है, ये उस चीज़ का नतीजा है, और ये पॉलिटिकल क्लाउड किसी वक़्त भी आपसे जा सकता है। तो जी मेरा ख़्याल बिल्कुल। में इस पर्टिकुलर मामले में इसकी बड़ी क्लैरिटी ये है कि अभी तक इमरान खान इस चीज़ पे डिसाइड नहीं कर सके कि वो किस तरीके से इस मामले को हैंडल करें। वो थ्रेटन उनका उनके मामलात तो काफ़ी अरसे से जहांगीर तरीन के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर इस चीज़ से खौफ़ज़दा भी हैं कि वो ओपनली ऑल आउट वार पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो गए तो हो सकता है उनकी अपनी हुकूमत के लिए खतरा हो जाए। अब जी बिल्कुल। ये जो पॉलिटिकल लोग जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ों में बिठा कर लाए थे, और जो जिनके गले में मफलर और उनके स्कार्फ पहनाए गए थे, तो वो पॉलिटिकल लोग किसी बेसिस पे आए थे ना। वो अगर आइडियोलॉजी के साथ होते, तो वो तो पहले से उसका उसका हिस्सा जी होते। बिल्कुल, पिछले 22 साल से होते थे, 23 साल से। और उसमें जो भी कंप्रोमाइज़ की गई, जो लेन-देन की गई, उसकी बेसिस पे आए थे, और वो लेन-देन करने वाला बंदा कौन था? वो जहांगीर तरीन था। अगर वो उस वक़्त आपके पास ला जी सकता है, तो इस वक़्त आपसे ले जा भी सकता है। और मेरे ख्याल जी में बिल्कुल। जो हालात इस वक़्त पीटीआई के हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल जो फैमिलीज़ होंगी, या पॉलिटिकल जो पीटीआई से एसोसिएटेड ऐसे लोग आए हुए हैं, उनको अपने मुस्तकबिल की भी फ़िक्र है। तो अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, और कोई भी अगर इस तरह से पॉलिटिकल फिगर ठहर जाता है विद इन द पार्टी अगेंस्ट जो पीटीआई की लीडरशिप है, तो मेरे ख्याल में उसको काफ़ी हद तक एक बहुत सारे लोगों को एक एस्केप का रास्ता भी मिल जाएगा, और वो शायद उस एस्केप का रास्ते को लेकर इस तरीके से अपने आप को नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, अपनी या पॉलिटिकल जो लाइफ है उसको जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करें। तो एक मामूली बात नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, तो मैं सुन रहा था कि इनके जो बहुत सारे शबी फराज साहब हैं, दूसरे लोग हैं, वो बार-बार आके इस बात की करते हैं कि जी खान साहब ने बड़ा कमाल कर दिया कि आज तक कैसे किसी ने अपने लोगों पे हाथ नहीं डाला, और हमने ये करके दिखाया। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन, मेरा एक सिंपल सा ये होगा कि अगर इस तरह की बात है, तो अभी तक जहांगीर तरीन साहब आज़ाद क्यों हैं? जबकि बाकियों का तो केस ही रजिस्टर नहीं होता, उनको अंदर डाल दिया जाता है। जी जब बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दे दिया था, तो उसके बाद फिर अब तक जहांगीर तरीन साहब को लेकर उस वक़्त क्या प्रिंसिपल्स कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहे थे? अगर एक्शन लेना था, तो उस वक़्त क्यों नहीं लिया लिया गया? हालाँकि ये बातें तो जी सारी बिल्कुल। फेक हो गई थी। उनकी नहीं, बल्कि उनकी वो आज मैं सुन रहा था इसहाक अकवानी का, तो वो भी यही कह रहे थे। उसने कहा कि अगर जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम है, उसने कहा कल हम जब कोर्ट में गए, अगर जहांगीर तरीन के साथ भी मिल्क मालकान को सिंध से कोई पंजाब से खड़े होते हैं जमानतें कराने के लिए, तो फिर तो हम समझते हैं कि सबका क्रॉस द बोर्ड हो रहा है। ये तो कहता अगर खाली अगर जहांगीर तरीन ही वहां पे सिर्फ जमानत कराने गया और कोई किसी का नाम नहीं आया, तो इसका मतलब ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो वो एक पर्सनल गर्जेस है उसकी। तो वो भी
पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मतलब कोई इंसाफ हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी ये हो जाएगी या कभी स्टैब्लिशमेंट का इशारा भी चाहिए? क्योंकि जाहिर बात है जहांगीर लेके गए थे, वो खाली अपनी स्ट्रेंथ पे तो नहीं लेके गए थे, वो कहने पे तो जो लोग गए थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही बीच में। तो आप क्या समझते हैं कि अभी ये सिचुएशन आ गई है कि लोग खड़े हो जाएंगे या अभी इंतजार करेंगे? आई थिंक ये एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ भी हो रही है, ये एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइजेस की पावर पॉलिटिक्स भी हो रही है, और इस वक्त एक तरह से मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान की हुकूमत को हटाना इस वक्त कोई भी बड़ी बात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और अगर वो थोड़ा सा भी इशारा करें तो जो स्ट्रेंथ उनके पास है, लेट्स से कि जी, वो 170 एक मिनट में। वो 4 बंदों की स्ट्रेंथ पे इस वक्त नेशनल असेंबली में खड़े हैं, 10 बंदों की स्ट्रेंथ पे इस वक्त पंजाब असेंबली में खड़े हैं, तो उनको हटाना मेरा ख्याल में एक डिसीजन मेकिंग की देर है, बाकी तो उसका मसला नहीं है। अगर इनको हटाने का प्लान कर दिया गया होता तो मेरा ख्याल में ये धमकियां देने की जरूरत नहीं थी, वो हटा भी दिया जा सकता था। और इतने केसेस हैं पीटीआई के खिलाफ कि उनमें से किसी भी केस को अगर फ्री एंड फेयर चलने का मौका दिया जाए तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगी, मेरा ख्याल में ये हुकूमत। तो ये इस वक्त तक मैं ये नहीं समझता कि ये हुकूमत को हटाने का वक्त आ गया है। मेरा ख्याल में ये हुकूमत से जो डिसीजन करवाने हैं, जो जिस तरीके से चलाना है, सिर्फ उनको एक फेस दिखाया जा रहा है कि व्हाट दे शुड डू एंड हाउ दे शुड बिहेव। अगर उससे वो इधर-उधर होते हैं, और जो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कहीं मेरा ख्याल में इमरान खान ने किसी भी जगह पर अपनी कोई स्पाइन दिखाई है अभी तक। जो कुछ हो रहा है रिसेंटली, जिस तरह से जो हुकूमती बिल जो कमेटी से अप्रूव हुआ है फोर्सेस की इंसल्ट का और उनको डिफेम करने का, तो ये सारी की सारी चीजें हर तरह से मेरा ख्याल में वो उसी डायरेक्शन में जा रही हैं जिस तरह डायरेक्शन में उनको चलाया जा रहा है। बट लेट्स सी कि कब वो उस लेवल को क्रॉस करते हैं। दूसरा मुझे अब ये बताइए कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अभी खत्म होने वाला है, तो अभी आपने जैसे बात की कि इमरान खान को हटाना तो कोई मसला नहीं है, तो पंजाब में कोई 30-35 एमपीएस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जान भी, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अवॉइड क्यों कर रही है पंजाब में तब्दीली से? देखिए, पंजाब असेंबली में अगर ये जोड़-तोड़ की सियासत तो उस तरीके से देखिए एक कंप्रोमाइज़ होता है। अब अगर हम ये चाहें कि इसको तोड़कर और परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो उसका फ़ायदा क्या है? पहली पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि नहीं, परवेज इलाही का नहीं है उसमें, ये था कि हमजा शहबाज को ही प्रायोरिटी थी, फर्स्ट नंबर पे वही नहीं का नाम था। हाँ, ये भी अब देखें, ये जो चीज़ है ये मेरा नहीं ख्याल कि ओपनली उस तरीके से डिस्कस तो शायद हुई हो किसी किसी न किसी लेवल पर, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं जब तक सामने नहीं आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई इस तरह का तबसरा कर सकते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशंस वो किया जा रहा है, उसके लिए क्या कंप्रोमाइजेस मांगी जा रही हैं, उसके लिए क्या किस चीज़ को जो है कौन सी रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है। तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, और मेरा ख्याल में पार्टी लीडरशिप बेहतर जानती है कि वो किस लिए किस वक्त और किस मौके पर ये एक्शन लेगी, ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। लेकिन अब अगर अगर कोई ऑप्शन ऐसा रीजनेबल हो तो मेरा ख्याल में उसके ऊपर अमल किया जा सकता है। लेकिन ऑन द अदर अच्छा, हैंड मैं अगर आप वो सुन रहा था कुछ दिन पहले, वो कुछ दिन पहले 2-3 दिन भी पहले ही जो है ना, राना तनवीर साहब बैठे थे किसी प्रोग्राम में नेशनल टीवी पे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसलिए नहीं करना चाह रहे तब्दीली के उस्मान बुजदार एक वीक वजीर आला रहे ताकि हम अगले इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी के साथ जाएं। तो एक ये भी तो एक रीजन हो सकती है पॉलिटिकल कि वो नहीं चाह रहे कि ताकि वो एक्सपोज हों और उनको लेट इट फिनिश। ये बहुत वैलिड और बड़ा मेरा ख्याल में एक बहुत हैवी किस्म का एक रीजन है। देखिए, आप इनको एट दिस स्टेज अगर आप वैसे ही शहीद कर दें, तो आप मज़लूमियत का उनको एक मौका देने की क्यों ज़रूरत है आपको? पहली बात तो ये है कि इक़्तिदार में आके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इस वक़्त जो पीडीएम का ऑब्जेक्टिव है, वो इक़्तिदार तो नहीं है। इस वक़्त जी पीडीएम का बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव उससे बहुत ऊपर है, और उससे जो अब बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उसमें से कितने हद तक आपको अचीवमेंट हो सकती है अगर आप इस वक़्त एक कमज़ोर सी हुकूमत बनाकर पंजाब में आ जाएँ। अम, और ज़ाहिर है मुक़्तदर हल्कों की मदद से, क्योंकि ये जो बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रोह हैं, वो तो जी जी। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मूव करेंगे। इसका मतलब है कि आप एक दफ़ा फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ पार्टनरशिप कर लें,
पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स की गेम करें और वो जो आपका मेन एजेंडा है उससे आप हट जाएं। तो इस आई थिंक इसमें एक मेजर रीजन ये है कि या तो आप अपने मेजर एजेंडा पर कायम रहें या फिर पावर पॉलिटिक्स करें। पावर पॉलिटिक्स करनी है तो उसमें आप को स्पाइनलेस होकर हर उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा अच्छा, जो लेकिन इसमें देखे ना, ये एक ओपिनियन की डिबेट है और एक थ्योरेटिकल डिबेट है, एकेडमिक। इसमें रॉन्ग सॉल्यूशन और द राइट सॉल्यूशन, कोई ऐसा नहीं है इसमें। देखिए, क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पीडीएम तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन ये कि तमाम अपोजिशन पार्टीज ने एक सादिक संजरानी के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाने की कोशिश की। उसमें उनके सेनेटर्स थे, नेशनल असेंबली में गिलानी साहब तो जीत गए, लेकिन 3 दिन बाद उन्हीं लोगों ने जाके प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान का वोट दे दिया। फिर गिलानी साहब का सेनेट के चेयरमैन के उसमें फिर वो स्टैंपें गलत लग गई या लगा दी, जो भी हुआ। तो अभी भी यही फियर है, और बल्कि अभी जो इसमें प्रोग्राम में खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जी चूंकि पीपल्स मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ ने इसलिए वहां पे बिला मुकाबला मुंतखब बढ़ाया कि हमें एक फियर था कि जहां पे उनको मुस्लिम पीटीआई को फियर था कि अगर उनके एमपीए मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को वोट नून को भी दे दिया जाए। नून को भी ये खतरा था कि बजाय हम जीतने के हम कोई हार ही ना जाए, सीट किसी और को बन जाए। तो सिचुएशन जब आपके पास वो जो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो सही है या गलत है, लेकिन सुना हुआ है, किसी पढ़ा नहीं बुक में, कि कायद आज़म ने कहा था खोटे सिक्के हैं ना, जो उनके जो सेकंड कमांड लीडरशिप थी। जब आपके एमपीए एमएनए जब आपकी लीडरशिप की क्यादत की जो जेबों में खोटे सिक्के लेके फिर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पार्टी बनकर अपोज करके आप उसको लड़के उसे बैठ के जा सकते, या आप उनके साथ मिलके ही अपनी स्पेस जो है ना परसेंटेज वाइज के चले? अब एक आप 100% ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर मुझे भी जगह दे दी सीट पे बैठने की, तो आपकी 75% आपको पास आ गई, 25% तो मेरे पास एक पोजीशन आ जाएगी, वरना तो बैठे होंगे। आप क्या समझते हैं इसको, ये स्ट्रेटजी ठीक है? देखिए राव साहब, हर एक का अपना पॉलिटिकल ओपिनियन होता है। मेरा एक ज़ाहिर है अपना पॉलिटिकल ओपिनियन है और इसमें मैं ये समझता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी, इसमें ठीक है थोड़ी सी टॉलरेंस तो हो सकती है। आप प्लस माइनस 10% तो जा सकते हैं, लेकिन आप उस टॉलरेंस में 50%, 60% और 80% नहीं जा सकते। अगर आपको टॉलरेंस लिमिट जी बढ़ा बिल्कुल, वो के, आई एग्री विद यू। ठीक है ना? तो अगर हम ये देखें कि वो टॉलरेंस और अकोमोडेशन ज़िया उल हक के जाने के बाद से अब तक अगर पिछले हम 30 साल में देखें, तो वही दिखाई जाती रही पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उसकी वजह जी। से, उनकी तरफ से। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? क्या आज हम स्टेबल हो गए हैं? क्या इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिशमेंट का पहले से कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? क्या आज पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है? क्या इकोनॉमिकली हम स्टेबल हुए हैं? क्या क्या हमारी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है हमें अच्छी नज़र आ रही है? इस वक़्त भी हम बैंकरप्सी के दाने पे खड़े हैं। तो मेरे ख़्याल में तो देखें, अगर दोबारा वही चीज़ अडॉप्ट करनी है तो आप इस गर्दाव से कभी नहीं निकल सकते, और एक पेनफुल एक रास्ता है, और वो पेनफुल रास्ता ये है कि आप इस चीज़ को इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। और अगर आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है, देखें अवेयरनेस अब लोगों में बहुत ज्यादा है। अगर आप पहले आज से 30 साल 20 साल पहले की बात करते हैं और आज की बात करते हैं, तो आज लोगों के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी बहुत है, आज अवेयरनेस भी बहुत है, आज उनकी नॉलेज भी उस लिहाज से काफी बेहतर है कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं। तो अब इसमें इस वक्त जो क्लियर कट जो लाइनिंग नजर आ रही है वो पावर पॉलिटिक्स की नजर आती है और दूसरी आइडियोलॉजी की नजर आती है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। अब ये पता नहीं है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी हो सकता है कि वो जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं वो पावर पॉलिटिक्स में आ जाए, जो पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो हो सकता है आइडियोलॉज जी बन जाए, कुछ ऐसा ऐसी चेंज आ जाए। लेकिन अवाम ने एटलीस्ट एट देयर लेवल उनने अपनी एक डेफिनेशन या एक बाउंड्री डिफाइन कर ली है। और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें उनमें आइडियोलॉजी का एक फैक्टर बड़ा कॉमन होता जा रहा है। और ये जी बिल्कुल। आइडियोलॉजी अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी लीडरशिप उसके साथ खड़ी रही तो मेरा ख्याल में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो जो स्टैब्लिशमेंट की एवर ग्रोइंग जो एक स्ट्रेंथ है उसको न्यूट्रलाइज, ठीक है खत्म ना कर सके, लेकिन कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर सकेगी। अगर लीडरशिप न खड़ी हुई तो आखिर में तंग आके न्यू लीडरशिप डेवलप होगी और नए लीडर्स जी आएंगे, बिल्कुल। नए लोग आएंगे।
तो आज हम अगर बैठ के भी नहीं मतलब रह आज सकते। 20 साल के बाद भी अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करते हैं या उसकी उनके नाम के ऊपर अगर एक अभी तक एक जो है कितनी स्ट्रेंथ है कि एक वर्कर जान देने को तैयार होता है, तो किस वजह से होता है? वो पावर पॉलिटिक्स की वजह से नहीं होता, वो एक आइडियोलॉजी की वजह से होता है जिसके ऊपर खड़े एग्जैक्टली। होकर उन्हें अपनी जान तक दी। और इसी तरह इस वक़्त अगर मुस्लिम लीग की आप बात करें तो मुस्लिम लीग में पहले पावर पॉलिटिक्स 100% थी। लेकिन पिछले मेरा ख़्याल में चंद 8-10 साल से मैं कहूँगा कि वो ग्रेजुअली ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है। उसमें भी इस वक़्त लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो उस पावर पॉलिटिक्स से बाहर निकल आए हैं। तो आई थिंक हमें जी इसको बिल्कुल। देखना पड़ेगा और मेरे पर्सनल ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स को अब बरी कर देना चाहिए। जो कर तो अच्छा, नहीं सकते। दूसरा, अभी हमारा प्रोग्राम का वक़्त खत्म हो रहा है, तो अभी जो वज़ारत जो जो दाखिला की कमेटी है, जो कौमी असम्बली, उसने एक बिल पास की मंजूरी दी है, उसके डेफिनेटली हो जाएगा हुकूमत में, अगर वो टेबल करती है उस पे असेंबली में तो। लेकिन जो वज़ारत दाखिला की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें अप्रूव हुआ है कि आर्मी करेगा, कोई बात करेगा, उसको 2 की सज़ा और 5 लाख जुर्माना होगा। आप क्या समझते हैं ये? इज़ इट अ गुड आई राइट थिंक डायरेक्शन? उस सिर्फ कमेटी का बिल मंजूर करने की वजह से अगर आज आपने सोशल मीडिया देखा हो, तो मेरे ख्याल में जो तस्दीक आज के दिन में हुई है, शायद पिछले पूरे साल में नहीं हुई होगी। और जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, तो देखिए आजकल का ज़माना वो ज़माना नहीं है कि जहाँ आप लोगों को पकड़ के कोड़े लगा दें, उसके बावजूद भी आप नहीं ख़त्म कर सके। तो आप ये जी। 5 लाख का जुर्माना और 2 साल की सज़ा, तो आपका क्या ख़्याल है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी? ये अब कंट्रोल से बात बाहर निकल गई। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्टिकुलर लीडरशिप को विक्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें हुँ, आप कोशिश इस बिल की जो मुझे नज़र आती है, वो अवाम को नहीं कंट्रोल कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। उसका मकसद ये है कि आप जो टॉप लीडरशिप है, उसको उसके जो इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हुई है, उसको विक्टिमाइज़ कर सकें इसके थ्रू। तो लेट्स हुँ। सी कि उसको कब तक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तो जो है हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं। तो कल को यही बिल इमरान खान के और पीटीआई के अपने घर में भी पड़ेगा। चलें जी, कमरान साहब, अभी हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो गया है। आपका टाइम लिया हमने, बहुत बहुत अच्छी आपने बातें की और बड़ी एनलाइटेंड आपकी गुफ्तगू होती है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप काइंडली मेरे प्रोग्राम को देखिएगा, कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल कोरोना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और कनाडा में भी स्टे एट होम ऑर्डर आ गए हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से और मेरे सुनने वालों से कि हेल्थ अथॉरिटीज़ की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, मास्क को पहनें और बाहर जाने से एज़ पॉसिबल हो सकता है सिवाय ज़रूरी काम के जाएँ, और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको आप ज़रूर फॉलो करें। अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।